अच्छा, हमने अब जरा खामोश हो जाए, हमने लिक्विडिटी रेशियो के फार्मूले सीखे। अब खामोश हो जाए भाईजान, खामोश हो जाए तो चुप करवाए भाई उनको। लिक्विडिटी रेशियो हमने सीखा, अभी इसके फार्मूले सीखे और थोड़ी बहुत डिस्कशन की। फिर उसके बाद हमने सीखा वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये चैप्टर मुश्किल है या आसान है, मैंने कोशिश करनी है कि ये आपको मुश्किल ना लगने दे। इसके बाद आज हमने सीखना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या है कि वो तमाम रेशियो जिसमें प्रॉफिट इस्तेमाल होता है, उसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर कुछ चीजों का नाम पता होना चाहिए। एक है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट। देख लिया? बस आप मुझे इतना बता दें कि अगर मैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व को कोई एक नाम देना चाहूं तो क्या दूं? इक्विटी। तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट लिख लें, या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट लिख लें, एक ही बात है। आप कहेंगे सर रिजर्व तो हमने कभी इक्विटी में पढ़ा ही नहीं। ये शेयर कैपिटल के अलावा जितने भी कॉलम है वो सब रिजर्व के हैं। शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस कैपिटल रिजर्व होता है, जर्नल रिजर्व और रिटेन अर्निंग रेवेन्यू रिजर्व होता है। जब हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी पढ़ा था तो ये सब रिजर्व ही है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इक्विटी ही होता है। अच्छा, इस चीज को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होगा कि आप लोगों को डायरेक्ट इक्विटी रिजर्व या लॉन्ग टर्म डेट नहीं गिवन होगा, वो एसेट्स दे देगा और करंट लायबिलिटी दे देगा। तो अगर हम एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। से कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? हमने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। कैपिटल सरमाए को कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना सरमाया बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है। और बिजनेस में सरमाया कैसे लगता है? दो वजह, या आप बाहर किसी से उधार लेकर ले लो, या ओनर अपना पैसा लगाता। तो शेयर होल्डर पैसा लगाएगा तो वो इक्विटी में आएगा, और अगर बाहर से लेकर आएगा तो फिर आप कहेंगे सर प्रॉफिट भी तो होता है। प्रॉफिट भी तो होता है ना बिजनेस का, वो भी तो बिजनेस में इस्तेमाल होना है। तो हमने रिजर्व लिखा तो हुआ है। यानी बिजनेस के अंदर जो पैसा पड़ा होता है वो कहां से आता है? या तो शेयर होल्डर का होता है या फिर लोन लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यह है कि आपने कितना पैसा बिजनेस में इंजेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इक्विटी किसके बराबर है? इक्विटी बराबर है शेयर कैपिटल प्लस, अब रिजर्व वो जिस तरह से मर्जी दे सकता है। ये रेशियो के फार्मूले नहीं है, ये वैसे लिखा है। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं?
वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आ जाए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फार्मूलाज पे। तो पहला फार्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इंटरेस्टिंग बात, ये फार्मूला ही लिखा हुआ है। रिटर्न किसे कहोगे? प्रॉफिट को रिटर्न बोला जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फार्मूला क्या बनेगा इसका भला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड multiplied by 100. Profit before interest and tax divided by average capital employed multiplied by 100. Higher is best या lower is best? Higher is best. अच्छा, इसका मतलब अगर आंसर 20% है, ये 20% बेस्ट नहीं है। सपोज किया 20% है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया आंसर परसेंटेज फॉर्म में आएगा। तो अगर आंसर आपका 20% है तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपया जो लगाया हुआ है ना बिजनेस में, हर 100 रुपए के ऊपर आप 20 रुपीज कमा रहे हो। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 20 रुपीज। उसके बाद दूसरे नंबर पर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी किसके बराबर है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके होगी बात? हायर बेस्ट या लोअर? सपोज इसका भी आंसर 20% है, तो ऊपर वाले 20% के मतलब में और नीचे वाले 20% के मतलब में क्या फर्क होगा? ऊपर वाला 20% का मतलब है हम 100 रुपया बिजनेस में लगाते हैं और हमें 20% रिटर्न मिलता है, और नीचे वाले 20% का मतलब है ओनर का 100 रुपया लगे तो 20%, ऊपर वाला ओनर नहीं, ओवरऑल, और नीचे में सिर्फ इक्विटी। मतलब हर 100 रुपया हमारा जो इक्विटी पड़ा होगा ना, 100 रुपए के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा होगा? 20 रुपए। और ऊपर वाले में क्या है? 100 रुपया फाइनेंस करने से, और फाइनेंस दो तरह से होता है, वो डेट से भी हो सकता है, इक्विटी से भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे रिटर्न ऑन एसेट। अब आप ना फार्मूले खुद बनाना शुरू करो जरा। रिटर्न ऑन एसेट बताओ, जरा फार्मूला बनाओ जरा। रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला बनाओ। रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला बनाओ। सोचने लग गए हो? रिटर्न प्रॉफिट को कहते हैं
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, या तो नॉन करंट एसेट पे डिवाइड करते हैं या टोटल एसेट पे डिवाइड करते हैं। अब पेपर में अगर तो वो खुद बता दे कि किस पे डिवाइड करना है तो उस पे डिवाइड कर लेना, वरना आपकी मर्जी है। फिर अगर वो बता दे तो उसके ऊपर डिवाइड करना, अगर ना बताए तो फिर आप चाहे टोटल एसेट पे डिवाइड कर देना, चाहे, हाँ बट ये करना कि अगर उसने दो बिजनेस का आपको डाटा दे दिया कंपेयर करने के लिए और हमें कहता है कि रिटर्न ऑन एसेट फाइंड करें, तो फिर दोनों को या तो नॉन करंट एसेट पे डिवाइड करेंगे या दोनों को टोटल एसेट पे डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि एक को नॉन करंट पे डिवाइड कर दे और एक को टोटल पे कर दे ताकि बैलेंस हो जाए, ऐसे नहीं करना फिर, क्योंकि हमने कंपेयर करना है ना उसका। तो अगर आपको एक को करंट पे डिवाइड, सॉरी टोटल पे डिवाइड करो, दूसरे को सिर्फ नॉन करंट पे डिवाइड करो, जवाब तो चेंज हो जाएगा। जिसका हायर होगा उसका बेस्ट है या जिसका लोअर होगा रिटर्न उसका बेस्ट है? हायर, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट हायर इज। चलें जी, इसके 20% का मतलब भी फिर बता दें। अगर आपने रिटर्न ऑन एसेट फाइंड किया है, अगर आपने रिटर्न ऑन एसेट फाइंड किया है, हर 100 रुपया जो आपने नॉन करंट एसेट पे लगाया है, मतलब 100 रुपया एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करने से हमारे एसेट रिटर्न कितना दे रहे हैं? 20 रुपए। मतलब अगर आपने कोई 100 रुपए का एसेट खरीदा है ना, वो आपको 20 रुपए कमा के दे रहा है। नहीं, ये एसेट्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है वो जैसे जहां से मर्जी की है, जो एसेट में पैसा लगाया है ना उसके ऊपर आपको रिटर्न वापस कितना मिल रहा है? 20 रुपए। हमने मशीन खरीदी होगी, बिल्डिंग खरीदी होगी, लैंड खरीदी होगी, तो जितना पैसा हम एसेट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है? 20 रुपए। चौथे नंबर पे नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो मेरे भाई बराबर होता है नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक ही बात है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ जी, सेल टोटल बेस्ट कौन सा होगा? हायर इज बेस्ट। और इसका मतलब है अगर 20% है ना तो हमारी हर 100 रुपए की सेल के अंदर 20 रुपए हमें प्रॉफिट हो जाता है। हर 100 रुपए की सेल के अंदर हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। पांचवें नंबर पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हाँ जी, इसका फार्मूला देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, या ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, ये खुद वो बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो आपने उसको मार्जिन ही समझना है। और कॉस्ट वेब वाला कौन सा होता है फिर? मार्कअप। प्रॉफिट ऑन सेल मार्जिन, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मार्कअप। अगर तो क्वेश्चन साइलेंट तो फिर क्या करेंगे? मार्जिन। कुछ ना बताया हो तो मार्जिन, अगर बता देगा तो मार्कअप बताएगा तो प्रॉफिट जीपी ओवर कॉस्ट,
और अगर मार्जिन कहेगा तो जीपी ओवर सेल। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अगर आपसे नाम ना कहे तो आपने ये 5 फार्मूले लगाने हैं। ये है आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फार्मूले। अगर आप ये चाहते हो कि टाइम की शॉर्टेज है तो ये 2 नंबर फार्मूला ना लिखना चाहे। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी वाला फार्मूला आप स्किप कर सकते हो, वरना बाकी कोई भी स्किप ना करना। अगर वो कहता है प्रॉफिटेबिलिटी, बेहतर तो है 5 ही फाइंड करना। जीपी को 1 फाइंड करना, 2 नहीं। साइलेंट है तो सेल पे डिवाइड करना, बता दिया है तो फिर जो बताएगा वही करना। और अगर वो नाम लेकर बोले तो फिर जो बोलेगा बस वही फार्मूला लिखना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ये 5 फार्मूले आपने लिखने। अभी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो बाकी नाम बोलेगा तो बनाना, वरना नहीं। जैसे वो आपसे प्रॉफिट और लॉस की कोई भी लाइन आइटम का फार्मूला पूछ सकता है, प्रॉफिट लाइन आइटम की रेशियो पूछ सकता है। कोई बता सकता है प्रॉफिट लॉस की लाइन आइटम्स क्या होती हैं? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम। वो किसी का नाम लेगा, मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की रेशियो फाइंड करके दो, तो आपने वही लाइन आइटम लिखनी है, उसको सेल पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना। और वो लाइन आइटम क्या हो सकती है? वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी पूछ सकता है। तो फिर अगर एक्सपेंस की रेशियो हो तो लोअर इज बेस्ट, और अगर इनकम की रेशियो हो हायर इज बेस्ट। समझ लगी? किसी भी प्रॉफिट लाइन आइटम की, प्रॉफिट लॉस लाइन आइटम की अगर वो रेशियो पूछता है तो आपने उसको सेल पे डिवाइड कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर किसी एक्सपेंस की रेशियो पूछ गया है तो आपने किसको बेस्ट कहना है? जो लोअर है। और अगर उसने किसी प्रॉफिट या इनकम की रेशियो पूछी है तो हायर। अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खत्म नहीं हुआ। एक और फार्मूला भी है इसका, एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो। जी क्या फार्मूला बनेगा आफीफ? एसेट टर्नओवर। हाँ, ये रिटर्न नहीं है। अच्छा, आपने पहले भी कोई टर्नओवर पढ़ा है? आज का क्या पढ़ा? कौन से टर्नओवर पढ़ा आपने पहले? दो पढ़े हैं बस। और अच्छा, जब टर्नओवर रेशियो पढ़ते हैं ना, इकबाल कौन सी मसरूफियत जारी है? कुछ इसको भी बताओ। मैंने मना नहीं किया बातें करने, मैंने इसको भी बताओ। एज ए कोशिश दरमियान में बैठ के बात करता है कि इधर वाला बंदा भी प्रॉपर सुने, इधर वाला बंदा भी प्रॉपर सुने। मेरा फासला ज्यादा है, उसको सुन ले। एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर, जहां टर्नओवर है ना, वहां पर 3 लफ्जों में से कोई एक लफ्ज जरूर इस्तेमाल होगा, सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल। जहां रिटर्न का लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, रिटर्न का, वहां प्रॉफिट का फार्मूला जरूर होगा, प्रॉफिट का उस फार्मूले के अंदर जरूर आएगा। अगर आप लोग ना फार्मूले को याद करने की कोशिश करोगे, नाम के अंदर फार्मूला लिखा होता है। आप यहां पर देख लो, आपने लिखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर आपने लिख दिया रिटर्न, नीचे लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। यही 2 चीजें लिख दी आपने, ऊपर रिटर्न लिखा हुआ, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ।
रिटर्न ऑन इक्विटी, ऊपर रिटर्न लिखा हुआ है, नीचे इक्विटी लिखी हुई है, फार्मूले में देख लो। रिटर्न ऑन एसेट, ऊपर रिटर्न लिखा हुआ है, नीचे एसेट लिखे हुए हैं। एनपी रेशियो, ऊपर नेट प्रॉफिट है। जीपी रेशियो, ऊपर जीपी है। और लाइन जो प्रॉफिट एंड लॉस की कोई लाइन आइटम है वो सेल पे डिपेंड करेगी, उसका सेल पे डिवाइड कर देना। उसके बाद एसेट टर्नओवर का फार्मूला लिखें। सॉरी, टर्नओवर तो मैंने अभी वो तो कल पढ़ाया था, मैंने 3 वर्ड सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल। तो जिन्हें उनके साथ परमानेंट चले जाना चाहिए। चले जी, एसेट टर्नओवर रेशियो में आता है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। आंसर आता है किस फॉर्म में? टाइम में, क्योंकि टर्नओवर का आंसर किस में आता है? टाइम में। हायर इज बेस्ट, क्योंकि सेल जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। अच्छा, यहां पर आप कहोगे सर ये लिखा हुआ एसेट टर्नओवर है और जवाब के अंदर है सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। होना तो चाहिए सेल ओवर एसेट, ऐसे होना चाहिए ना। आप लोगों को ये भी आइडिया होना चाहिए कि एसेट और कैपिटल एक ही चीज होता है। एसेट इज इक्वल टू नेट कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू नेट कैपिटल। एसेट और इक्विटी प्लस लायबिलिटी एक ही चीज होता है। अगर आपको कोई एसेट ना दे, आपको कहता है जी मेरा कैपिटल इतना है, लायबिलिटी इतनी है, बताओ एसेट क्या, तो दोनों को प्लस करके बताओगे ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है भला? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इसमें सिर्फ उसने करंट लायबिलिटी को निकाल के बाकी सारे एसेट्स बता दिए। तो बेसिकली ये एसेट ही है। अब नाम उसने, अच्छा इसका एक और नाम भी है, सेल्स कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सेल्स कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अगर ये बताएगा तो फिर तो उसने फार्मूला बता दिया, बट अगर वो एसेट टर्नओवर पे देखेगा ना तो क्या लिखना है? सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और आंसर आ जाएगा टाइम में। अगर इसका आंसर आ गया 3/9, इसका मतलब है आपका कैपिटल 3 टाइम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आपका कैपिटल 3 टाइम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मतलब 3 टाइम का मतलब यह है कि अगर आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, तो आपने उसको 300 रुपए बना, जो उसकी 300 की सेल कर दी है आपने। हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3 टाइम आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये क्या था? ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फार्मूले, सारे प्रॉफिटेबिलिटी के फार्मूले हैं। उसके बाद अगला फार्मूला लिखें, सॉल्वेंसी रेशियो। ये खत्म हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खत्म हो गया। अगर वो बात नाम नहीं कहता, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहता, तो 5 फार्मूले लगाना। अगर वो नाम बोल के कहेगा तो फिर जिसको बोलेगा वही फार्मूला लगा देना। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी का एक और नाम भी है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी। नेक्स्ट गियरिंग रेशियो। ये नाम है इनके, अभी नाम ही चल रहे हैं। लेवरेज रेशियो। सबसे ज्यादा जो मशहूर नाम है इसका गियरिंग रेशियो, बाकी भी नाम चलते हैं। अब जरा इसका फार्मूला लिखिए। इसके फार्मूले 2 हैं।
एक है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप कहोगे सर दोनों से आंसर बराबर आएगा या चेंज आएगा? अगर ये पहले वाला है तो इसका 100:100 बेस्ट आंसर होता है। 100:100। और अगर ये फार्मूला लगाओगे तो 50:50 बेस्ट आंसर होता है। लेकिन 100:100 का मतलब क्या? 100:100 का मतलब क्या? ये 50:50 का क्या मतलब है? जितना हमने लोन लिया हुआ है उतना ही शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। 100:100 का क्या मतलब है? या 50:50 का क्या मतलब है? जितना लोन हमने लिया हुआ है उतना ही कैपिटल भी इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर चल रही हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब होता है क्या? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो आपके पास जितने भी एसेट पड़े हुए हैं, आपके आधे आपके हैं, आधे आपने उधारों पे लिए हुए हैं, उधार लेकर काम चला रहे हो। 100:100 का क्या मतलब है? जितने भी नॉन करंट एसेट पड़े हुए हैं उसमें 100 आपका इन्वेस्ट किया हुआ है और 100 आपने, 100 से मुराद है बराबर बराबर, और 50:50 भी बराबर है। इसका भी मतलब एक ही है। हाँ जी, इसके अंदर अगर मैं लिखता हूं कि 40:60 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? डेट कितना है और इक्विटी कितना है? डेट 40 है और इक्विटी, लेकिन इनको तो बेस्ट क्या है? बराबर होना चाहिए। ये ठीक है, बराबर होना चाहिए। इसे बोलते हैं लो गियरिंग। जिसने अपनी जरूरत से कम लोन लिया हुआ है उसे बोलते हैं लो गियरिंग। इसकी कितनी जरूरत थी? लोन कितना होना चाहिए था इसका? जितना इक्विटी है, जितना बराबर बराबर होना चाहिए इनको। 100:100 का मतलब क्या है? बराबर। और अगर आंसर आ गया 60:40, इसका क्या मतलब? 60 रुपए का लोन लिया हुआ है, 10 रुपए शेयर होल्डर की इक्विटी है। इसे बोलते हैं हाई गियरिंग। इसे क्या बोलते हैं? हाई गियरिंग। पेपर में एक दफा सवाल आ गया था कि किस बिजनेस को लोन लेने की गुंजाइश है, लो गियरिंग या हाई गियरिंग? क्योंकि लो गियरिंग का मतलब है कर्ज कम है, हाई गियरिंग का मतलब है गियर ज्यादा लगे हुए हैं, ज्यादा लोन है। ठीक होगी बात? और ये कौन सी रेशियो है? ऊपर वाली हो गई लो गियरिंग, नीचे वाली होगी हाई गियरिंग, और ये कौन से गियरिंग है? बेस्ट गियरिंग। अब वो चाहता है जितना पैसा उसने अपनी जेब से लगाया हुआ है ना, इतना पैसा किसी उधार लेकर भी लगाए। अब उधार लेना जरूरी इसलिए है कि बंदे को, जो कंपनी को डिविडेंड की कॉस्ट है वो कम से कम बेयर करनी पड़ेगी। डिविडेंड शेयर होल्डर को जाती है ना, तो वो कंपनी तो सेपरेटली गारंटी कॉन्सेप्ट है। वो ये भी नहीं चाहेगा, कंपनी ये भी नहीं चाहेगी कि मेरा प्रॉफिट सिर्फ डिविडेंड वाले ले जाएं सारा। वो क्योंकि वो शेयर होल्डर कितना पैसा दे सकेगा, तो फिर उसको पैसा तो चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बाहर से लेगा। फिर वो कहता है इतना लेना चाहिए कि जितनी इक्विटी है उतना ही लोन ले ले, और इससे ज्यादा कोई भी देगा भी नहीं। क्योंकि एसेट से ज्यादा, अगर देखिए कैपिटल एसेट ही होते हैं ना, मैं बार बार क्यों, इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट, इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट। इसका मतलब कैपिटल और एसेट एक ही बात है। तो कौन बंदा ये चाहता है कि जनाब उसके एसेट कम हो, तो इसलिए जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है वो उतना कर देता है और उतना ही उधार ले लेता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है।
ये कंपनी से ट्रस्टेबल है तो चलती भी नहीं है। तो ट्रस्ट आती है। तो इंटरेस्ट है क्या, पहले ये सीखो। इंटरेस्ट एक और दुनिया है। इंटरेस्ट के पीछे आपको पता है इतनी बड़ी स्टोरीज हैं। ये जो काम कर रहे होते हैं उनको तो खुद भी नहीं पता होता कि ये चल क्या रहा है। वो तो बस एक फाइनेंस की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट फार्मूला, इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा कभी कभी ना जो बोल रहा होता है ना तो लिखना भूल जाता है, मैं तो लिख देता हूं, बस दिल की आंखों से देखना पड़ता है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसका आंसर ना कम अज कम 3 आना चाहिए, कम अज कम 3 से कम वारे में नहीं है। दाऊद इसका मतलब क्या है 3 टाइम का? 3 टाइम का ये जो लिखा हुआ है नजर आ रहा है ना। इंटरेस्ट कवर रेशियो का फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। और मैंने कहा कि 3 टाइम आंसर आना चाहिए, मतलब इसको डिवाइड करें तो आंसर 3 आए और आगे टाइम हम खुद लिख देंगे। तो बताएं फार्मूले में टाइम लिख दो, बताएं इस आंसर को, इसका मतलब क्या है 3 टाइम का? हाँ जी, एक्सपेंस कौन सा? अगर आपका इंटरेस्ट 1 रुपया पेबल है तो आपका प्रॉफिट 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। अब हम अगर समझें कि ये स्टेटमेंट ये यूजर ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट को देनी होती है ना, जो यूजर होते हैं। अब एक बैंक है, आपने उससे कहा कि मुझे लोन दे दो। अब बैंक क्या करेगा, पहले वो जो लोन दे रहा है ना आपको, उसका इंटरेस्ट फाइंड करेगा और देखेगा कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा और कहेगा कि इतना इसका प्रॉफिट होता भी है या नहीं। तो इससे कम 2, 2.5 या 1 नहीं वारे में, 3 से ऊपर जितना मर्जी है वारे में है, लेकिन 3 से कम वारे नहीं। तो आपने 2 कंपनियों को निकालना है, तो अगर एक कंपनी का इंटरेस्ट 3 से नीचे चला जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। वो कंपनी कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है, कभी भी बैंक करप्ट हो सकती है। चले मेरे भाई, इसके फार्मूले तो हो गया खत्म। मैं आपको 2 चीजें सिखाता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट। अभी शायद सिखाने का टाइम नहीं है, बट अब मैं कहता हूं कि इसके जो एनालिसिस है वो कल स्टार्ट करेंगे। तो इसकी 2 थ्योरेटिकल चीजें मैं आपको सिखाता हूं। अच्छा, ये रेशियो से क्या किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चल सकता है? चलता ही यहां से है, रेशियो का एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एक लफ्ज होता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है अपनी रेशियो एक्चुअल रेशियो से बेहतर दिखाना। अपनी रेशियो एक्चुअल रेशियो से बेहतर दिखाना। मिसाल क्यों ऐसा करते हैं, हमने लोन के लिए अप्लाई किया है, बैंक ने कहा मुझे अपनी रेशियो फाइंड करके दो। अब हमारे रेशियो का बेड़ा गर्क हुआ है, मतलब हमारे लायबिलिटीज पहले ज्यादा है, हाई गियरिंग रेशियो है। अगर देखें ना इसी सवाल में वापस गियरिंग रेशियो के देखें, अगर वो आपसे ये पूछे, ये 3 कंपनियों का डाटा है, ए का, बी का और सी का, और हमसे सवाल पूछा कि किस कंपनी के पास गुंजाइश है लोन लेने की? ए के पास, क्योंकि वो लो गियरिंग है, उसके पास मजीद कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की इजाजत है लोन लेकर वो बराबर करने के लिए। बी को तो कोई नहीं लोन देगा, लेकिन आप बी हो सैस और आपने लोन लेना है,
जब आपने ये रेशियो निकाली, आपने कहा ये तो पहले ही हाई गिरेगा, पहले बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, तो क्या करे? फिर आप विंडो ड्रेसिंग करोगे, अपनी रेशियो में गड़बड़ करोगे। गलत काम है, कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन अल्लाह ने चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों पैदा किए? विंडो ड्रेसिंग करने के लिए। वो बंदा कहता है कि यार, एक मालिक कहता है आपको लोन चाहिए, तो वो कहता है टेंशन ही कोई नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी बनाकर दिखाऊंगा कि वो आपको लोन खास के देगा। तो होता क्या है, विंडो ड्रेसिंग क्या चीज है? अपनी रेशियोज एक्चुअल रेशियो से बेहतर दिखाई देना। अब कहते हैं अच्छा, विंडो ड्रेसिंग कैसे कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, विंडो ड्रेसिंग कैसे कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, किसी को विंडो ड्रेसिंग करनी आती है? मतलब हलाल तरीके से काम करना है। बेईमानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट नेक इंसान होते हैं। ईमानदारी से 2 नंबरी करना, हलाल तरीके से, जायज तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे? हमने प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा करना है, तो हम करेंगे कि अपने जो एसेट की यूजफुल लाइफ है ना, थोड़ी वैसी बढ़ा देंगे 2-4 साल। अब यूजफुल लाइफ बढ़ाएंगे तो उससे होगा क्या? डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कोई यूज फाइफो लाइफ ऑफ मेथड में जाकर देखेंगे कोई कर सकते हैं। हम ये नहीं कि गलत करेंगे, गलत नहीं करेंगे, पॉलिसीज एस्टिमेट चेंज कर देंगे। अब पॉलिसीज एस्टिमेट चेंज करके हमारे ना प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो थोड़े से सही हो जाएंगे। एक्चुअल रेशियोज हमारी कुछ और थी, लेकिन अब नजर कुछ और आ रही है। तो चलें जी, विंडो ड्रेसिंग करने का तरीका सिखाता हूं मैं आपको। पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूं आपको, फिर विंडो ड्रेसिंग करना सिखा देता हूं। लोन देने वाले को इतना ही पता होता, वहां पर बीकॉम वाले बैठे होते हैं, सिविल थोड़ी बैठा होता है। तो ये भी नहीं पता होता कि ये जो लिखा हुआ वो बस रेशियो चेक करेंगे, खत्म। कंपिटेंसी भी तो देखी जाती है ना। अगर इदारे कंपिटेंट हो जाए ना, ये टैक्स वाला, एफबीआर, एससीसीपी, ये सारे कंपिटेंट हो जाए तो सीए तो 0 हो जाएगा। अगर वही, क्योंकि सारा काम तो उनका ही है जो हम कर रहे हैं, तो हम चाहते ही नहीं है कि वो कभी पढ़े लिखे बने। One should also be care of unethical practice। ये अनएथिकल तो है, हराम शायद नहीं है, लेकिन अनएथिकल है। Like window dressing while interpreting the financial statement। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करते वक्त, मतलब रेशियो बताते वक्त, विंडो ड्रेसिंग इज द अडॉप्टेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। मतलब ऐसे रूल अडॉप्ट करना, प्रैक्टिस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए बिजनेस सिचुएशन अपीयर बेटर देन एक्चुअल। मतलब उसकी चीजें, अब देखिए जब डेप्रिसिएशन कम होगी, एक तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसके बाद हमारे एसेट्स भी ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम माइनस होगी। हम अपने जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है वो कम कर देते हैं। पहले हम 8% ले रहे थे, अब हम 1% ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए, एक बंदे के डेटर्स हैं, सपोज दैट 10 लाख। अब पहले वो लेता था 10%, अब उसने क्या किया, और उसके वाकई जो कस्टमर थे वो सारे फ्रॉडी थे, वो खुद भी फ्रॉडी है। तो अगर 10% के हिसाब से देखें तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी? 1 लाख। और बाकी आपके डेटर कितने बच जाएंगे? 9 लाख। अब एक बंदे के 9 लाख डेटर पड़े, उसने क्या किया कि यार 9 लाख डेटर है, तो वो कहेगा ये थोड़े इसको ज्यादा कर देते हैं, एक विंडो ड्रेसिंग यहां से करते हैं। उसने इसको 1% कर दिया। क्या कर दिया? अब इसका 1% तो 10,000 आता है। अलाउंस 1% होगा तो कितना आएगा? अब 10,000 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा? 9 लाख। अब वो कहेगा, जब बैंक के पास स्टेटमेंट जाएगी
अच्छा यार इसने 1% अलाउंस किया हुआ है, अलाउंस तो किया हुआ है, ओके है, और 9,90,000 इसने लोगों से लेना है, मतलब एक विंडो ड्रेसिंग है। इसी तरह वो नॉन कंट्राक्शन में विंडो ड्रेसिंग करेगा। बहुत सारी जगहों पे विंडो ड्रेसिंग करने के लिए कुछ आपको वो बता भी देता है और कहता है फिर करना ना। डिले इन पेइंग सप्लायर, जानबूझ के सप्लायर की पेमेंट डिले कर देता है। अब उससे क्या होगा, सो दैट पीरियड एंड कैश बैलेंस अपेयर हाई। अब होगा क्या, जरा सुनिए। सप्लायर को हमने 29 जून को पैसे देने की डेट ड्यू है। हमने उसे कहा कि यार फोन बंद कर दिया, या उसे कुछ ऐसे बातों बूतों में लगा कि यार आप 2 तारीख तक लेकर चले गए, और आपका ईयर एंड क्या है भला, अब 30 जून को आपके बैलेंस क्लोज हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, 30 जून को आपका कैश नजर आ रहा है। नो लायबिलिटी भी पड़ी होगी, बट कैश अगर कोई देखे यार इसके पास कितना कैश है, तो कैश ज्यादा आ रहा है। अब ये बैंक भी मोस्टली इस तरह से करने हैं अपनी स्टेटमेंट को दिखाने के लिए। इवन के कुछ लोग अपने जानने वाले को कहते भी हैं कि यार ईयर एंड आ रहा है, आप ऐसा करें कुछ दिनों के लिए ना कैश हमारे अकाउंट्स में जमा करवा दें, जैसे ईयर एंड खत्म होगा वापस निकलवा लें। तो ये सारी विंडो ड्रेसिंग हो रही होती है। ये लोग कमीशन के चक्करों में ऐसा कर लेते हैं। मतलब अगर किसी को सेल के ऊपर कमीशन मिलता है ना, वो क्या करता है, अपनी सेल ज्यादा शो करवा देता है साल के एंड पे। साल गुजर जाता है, अगले साल पे वो चीजें वापस आ जाती हैं, कस्टमर वापस कर जाते हैं, वो जानने वाले होते हैं सारे। तो इस तरह की विंडो ड्रेसिंग सिर्फ यहां पर नहीं होती, बस हमारा ये तरीका होता है कि हम रूल्स और प्रैक्टिसेस ऐसी इस्तेमाल करते हैं, काम गलत नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वो रूल होगा, वो अनएथिकल जरूर है लेकिन हराम नहीं है, मतलब गैर कानूनी नहीं होगा। यूजिंग लोअर एस्टिमेट, 10% की बजाय 1%, यूजिंग लोअर एस्टिमेट अलाउंस फॉर बैड डेट्स। हाँ ये भी वो कर सकता है, ये देखें, कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर। अब कुछ एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटलाइज नहीं होने थे, जैसे स्टेशनरी को हम कैपिटलाइज नहीं करते, उसको एक्सपेंस में लिखना चाहिए था। अगर हम एक्सपेंस में लिखते हैं तो प्रॉफिट थोड़ा होता है, हमने प्रॉफिट को भी संभालना है, तो हम क्या करते हैं, उन एक्सपेंसेस को ना बना देते हैं एसेट अपने, कोई नाम भी दे देते हैं मिसलिनियस या कोई ऐसा वैसा नाम, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिख देते हैं। अब वो सारा सपोज दैट आपके पास कुछ यानी एक आपने प्रिंटर खरीदा, इस तरह की काफी सारी चीजें खरीदी, लेकिन वो डेफिनेशन पूरी नहीं कर रही थी, इन केस आपने फिर भी उनको कैपिटलाइज कर दिया। और कैपिटलाइज करने से 2 फायदे हुए, प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ, एसेट भी ज्यादा हुए, प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ, एसेट भी ज्यादा हो गया, स्टेटमेंट अच्छी नजर आ रही है। तो कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर दैट वुड नॉर्मली चार्ज एक्सपेंस टू इंक्रीज रिपोर्टेड प्रॉफिट, ऑफर कस्टमर एंड अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट। ये भी बड़ा अच्छा काम होता है। अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि सपोज दैट स्टैंडर्ड कहता है जब तक आप अपनी चीज बेचोगे नहीं ना, अपना रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकते, या जब तक कंट्रोल अगले बंदे को नहीं जाता, और वो हमने पढ़ा था ना सब्सटेंस ओवर फार्म कंट्रोल रिस्क एंड रिवॉर्ड, जब अगले बंदे को नहीं जाता आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड। हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को कहते हैं कि यार पैसे दे दे मुझे एडवांस, आपकी चीज मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब पैसा तो हमारे पास आ गया, अब कैश तो हमारा बढ़ गया, हालांकि एक्चुअल में तो कैश ये तो एडवांस है, ये तो लायबिलिटी है, ये तो रेवेन्यू है ही नहीं। तो कहता है कि हम ऑफर कस्टमर को करते हैं अर्ली शिपमेंट, देयर बाय एक्सीडेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूचर पीरियड इनटू द करंट पीरियड। ये भी एक 2 नंबरी होती है। मैं आपको एक और 2 नंबरी से बताता हूं। एक दुकानदार थे, अब सपोज दैट उनको अगर 500 रुपए का अगर उससे बंदा सौदा लेने गया है ना, कि यार ये 50 रुपए का सौदा दे दो, वो 50 रुपए का सौदा देके ना तो वापस 200 करता है। अब कहता है कि यार अच्छा ऐसा करना कि 200 ना ठहर के ले जाना। ये नॉर्मल बात है, हमें लगता है कि उस बंदे के पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं होता, वो विंडो ड्रेसिंग कर रहा होता है, वो आपको हैरेस कर रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम तूने इधर से मुझसे चीज खरीदनी है। सपोज दैट 100 रुपए का सौदा लिया, 200 आपने वापस कर दिया उसको, 200 उसका आपका उसके पास ही है,
अब आपको घर गए, आपको याद है ये चीज खरीदनी है, आप किसी को भेजोगे, जाओ यार वहां से खरीदो, मेरे पैसे खड़े हैं, ये हैरेसमेंट है, हलाल हैरेसमेंट है। इससे तो रेपुटेशन लॉस हो। नहीं, रेपुटेशन लॉस कहां पे, उसने बड़े प्यार से कहा कि यार आप बस 2 मिनट बाद आकर पैसे ले जाना, आपने उसको ये कहा ही नहीं मैंने नहीं देने। बट बैकएंड पे अगर उसको अगले 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में कोई भी चीज खरीदनी है, वो आपकी दुकान से खरीदेगा, वो किसी को भेजकर मंगवा लेगा कि यार मेरा 200 खड़ा जो है, क्यों मैंने दूसरे पैसे निकालने हैं, वो अपने साथ वाली दुकान से भी नहीं खरीदेगा। तो ये भी विंडो ड्रेसिंग होती है। उसके बाद लोअर डेप्रिसिएशन, हायर लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू इस्तेमाल करना। अगर रेजिडुअल वैल्यू हाई कर देंगे तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू होगी ना, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कम हो जाएगी। मजे की बात है, कौन पकड़े इसको, विंडो ड्रेसिंग को कौन पकड़े, जो बैठे नल्ले बैठे होते सारे के सारे, खासतौर पर सीएसएस वाले। जितने नल्ले सीएसएस वाले लोग होते हैं ना दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई, मैं जो तो कोई लफ्ज ही नहीं मिल रहा इतना गंदा कि मैं उनके लिए इस्तेमाल करूं। माजरत अगर कोई किसी का है, एडवांस माजरत, लेकिन उसकी वजह है, एक बंदा एक फजूल एग्जामिनेशन हो जाए, रट्टे से भी पास हो सकता है, किसी भी वजह से पास हो सकता है, पास करके वो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है, उसे बुखार हो जाए तो उसे नहीं पता चलता कि बुखार को चेक कैसे करते हैं, और वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर कंट्रोल करके बैठा है। क्या ये उसने सीएसएस किया है? सीएसएस वाला बंदा दिन रात किताबें छानता है, या उस बंदे को हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट में होना चाहिए जो 10-15 मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर अपना टाइम गुजार के आया है। उसको पता है, ये एक बंदा सारी रात पढ़ता है, सुबह पेपर देकर आता, पास करके ऊपर जाके बैठ जाता है। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क नो डाउट आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह किया, बट उनके बाद अगर किसी का नंबर आता है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स कुछ ही नहीं होता, उनको भी पता है, इतना तो उनको पता ही है। चलें जी, यार सीएसएस अटेम्प्ट करने का मतलब यह है कि आप करप्शन की दलदल में जा रहे हो, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। आप नहीं लोगे ना, आपको मार दिया जाएगा, मतलब किसी ना किसी तरीके से ना आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी तबाह कर दी जाएगी। इस टाइम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर उसी बंदे का नाम है जो बंदा करप्ट इंसान है। सही इंसान की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं। आप किसी भी जगह चले जाए, गवर्नमेंट जो सही इंसान है उसको पागल कहा जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बेचारे कोशिश करते हैं कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो उनकी मैंने आपको बताया तो था, एक मेरा जानने वाले हैं वापटा में होते थे, उसने एक पैसा करप्शन का नहीं लिया था, तो जाते हुए 10 लाख का ट्रांसफर उसके नाम निकाल दिया था, 20 लाख। उसको ये सजा मिली थी कि उसने बात नहीं मानी थी, वो उनके जो मंत्री पहुंचानी थी अपने ऑफिसर्स को नहीं पहुंचाई। तो यहां तो उन लोगों को नहीं जीने देते जो हलाल का खप खाते हैं। अच्छा जी, एक तो विंडो ड्रेसिंग, आप भी करते होंगे विंडो ड्रेसिंग, बातों को घुमाना भी विंडो ड्रेसिंग होता है। मतलब बात असल कोई और होती है, आप घुमा के क्या चाहते हो कि अगले बंदे को कोई और समझ लगे। अच्छा, आप लोगों ने ना वर्किंग कैपिटल की अंग्रेजी पढ़ के आ रही, वर्किंग कैपिटल की सारी, ठीक है, और मैंने सिर्फ सुनना ही नहीं, मैंने कहना है कि मुझे भी समझाओ, और खास तौर पर ये 2 लाइनें मैं आपसे सीखने की कोशिश करूंगा, ये वाली, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल या अंडर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। इनको चैट जीपी इधर उधर छान मारो, मतलब क्या होता है इनका, ये कल हम सीखेंगे, बल्कि आपने मुझे सिखाना, फिर इंशाल्लाह कल एनालिसिस करेंगे। कल क्लास भी हमारी लेंथी होगी, हमने कल ढेर सारा पढ़ना है।